Hello बच्चों पार्टी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे प्रॉपर्टीज। पहला हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा हमारा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड वन हमारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और हमारा चौथा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम देखने जा रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको इसके डेफिनेशन क्या होता है वो बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो हमारा ये है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ substance which is calculated with the help of colligative property is different from theoretical molecular mass, is different from theoretical molecular mass, is called abnormal molecular mass। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए जो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा है इसके मतलब क्या है वो हम आपको अब बताते हैं। हमने यहाँ लिखा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि किसके मॉलिक्यूलर मास, सब्सटेंस के, विच इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हमने कैलकुलेट करा किसके हेल्प से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने पहले देख चुका है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी होते हैं जो ना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। तो इज डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। जो हमें थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास मिले हैं उससे वो डिफरेंट होते हैं। किससे, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किए कैलकुलेट, उससे क्या डिफरेंट होते हैं, थियोरेटिकल वाले, उसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखते हैं यहाँ की फॉलोइंग आर द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर गेटिंग एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास फॉलोइंग आर द कंडीशन must be satisfied to getting accurate molecular mass। मतलब कि हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखे जिसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी हमें क्या मिलेंगे, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास मिलेंगे। ये क्या क्या हमारे पास कंडीशन है, ये हम कंडीशन को देखते हैं कि हमारा पहला कंडीशन क्या है। तो हमारा पहला कंडीशन सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। जो हमारा होना चाहिए सॉल्यूशन वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। ये हमारा डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड अगर होगा तो ये हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा ये एक्यूरेट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा हमारा कंडीशन सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। जो हमारा सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। ये वर्ड हमने बार बार यूज करा सॉल्यूशन चैप्टर में, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। हमने बार बार आपको रिपीट कर रहे बता रहे हैं कि वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल होते हैं वैसे लिक्विड जिसे हम एटमॉस्फेयर में अगर खुले रख दें तो वो क्या होता है, एवोपरेट होने लगता है, उड़ने लगता है। जैसे पेट्रोल हो गए, एविएशन फ्यूल हो गए, ये सारी चीज़। नॉन वॉलेटाइल में क्या आते हैं, वैसे चीज़ जिसको हम एटमॉस्फेयर के नीचे रखेंगे तो उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होते, कोई भी प्रोसेस नहीं होते। मतलब कि जैसे मिल्क हो गए, वाटर हो गए, तो ये वाटर एवोपरेट होगा लेकिन उसमें बेसिकली नॉर्मली कुछ उस तरीके से होता नहीं। उसमें अगर धूप ज़्यादा तेज होगा तब वो एवोपरेट होने लगता है। थर्ड हमारा कंडीशन सॉल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। सॉल्यूट शुड नॉट बी एसोसिएटेड और डिसएसोसिएटेड। ये देखिए हमने दो वर्ड यहाँ यूज करा, एसोसिएटेड और डी एसोसिएटेड। एसोसिएट का मतलब होता है मिलना, कोई भी चीज़ का मिल जाना उसे हम कहते हैं एसोसिएशन, और कोई भी चीज़ का टूटना होता है वो डी एसोसिएट होता है। समझ में आई बात। ये हमारे पास कंडीशन दे रखे, ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने कैलकुलेट करा उसकी एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगे। समझ में आई बात। अब हमारा अगला चीज है वो हम देखते क्या है। अंडर फॉलोइंग कंडीशन वी गेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास व्हेन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि हमें
ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके, विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। तुम्हारे पास कौन कौन से कंडीशन है ये हम देखते हैं। तो हमारा पहले जो कंडीशन है वो सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, मतलब कि डाइल्यूट नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन है, दूसरा हमारा सॉल्यूट इज वॉलेटाइल, सॉल्यूट इज वॉलेटाइल। थर्ड हमारा जो है ये हमारा क्या, थर्ड कंडीशन हमारा सॉल्यूट इज डी एसोसिएटेड और एसोसिएटेड, सॉल्यूट इज डी एसोसिएटेड और एसोसिएटेड, एसोसिएटेड और एसोसिएटेड। अब देखिए हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा इसमें दोनों में तो सेम चीज है, लेकिन उसमें जो बोल रहा था उसमें उल्टा कह रहा था, यहाँ पे बोल रहा है उसका जो वहाँ पे फुलफिल नहीं करना था, यहाँ पे वही चीज को लाना है, हमें यूज करना है। हम यहाँ पे पढ़े थे फॉलोइंग आर द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू गेट एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास। हमें ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी हमें मिलेगा क्या, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें था सॉलिड शुड बी डाइल्यूट, सॉलिड शुड बी नॉन वॉलेटाइल और सॉलिड शुड नॉट बी डी एसोसिएटेड और एसोसिएटेड। यहाँ पे हमारा अंडर फॉलोइंग कंडीशन, मतलब कि ये कंडीशन के अंदर में वी गेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, हमें क्या मिलेगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलेगा व्हेन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से करेंगे कैलकुलेट तब तो हमारे क्या होना चाहिए, सॉल्यूट, सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, सॉल्यूट इज वॉलेटाइल, सॉलिड इज डी एसोसिएटेड और एसोसिएटेड। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं द मेन रीजन ऑफ गेटिंग या द मेन रीजन फॉर गेटिंग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास is association or de-association, is association or de-association, since, मतलब कि देखिए हमने यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा इसका मतलब क्या, द मेन रीजन फॉर गेटिंग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि जो मेन रीजन होता है, जो मेन कारण होता है वो हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलने के लिए वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डी एसोसिएशन और एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरीके से भी, क्या लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल पे है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ये ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। हमने इसको पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, है ना। तो हमने वो चीज़ जब यहाँ पे पढ़ा तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, मोलर मास, इन्वर्सली मतलब कि 1/, में हम लिख रहे थे इन्वर्सली हो जा रहा है ना, ये किसके, मोलर मास ऑफ पार्टिकल, मोलर मास ऑफ पार्टिकल की। समझ में आई बात। अब देखिए हम आगे यहाँ पे क्या करते हैं, इन केस ऑफ डी एसोसिएशन, अब हम लिखेंगे इन केस ऑफ डी एसोसिएशन, मतलब कि जब टूट रहे किसी भी एलिमेंट को हमने लिया और वो जब डी एसोसिएट हो रहा है, इन केस ऑफ डी एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। सीपी हमने लिख रहा है, सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिपेंड ही करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। समझ में आई बात। तो जैसे हमने डी एसोसिएशन कराया तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करा और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने के चलते हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ, एंड हेंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज, क्या हुआ, डिक्रीज हुए। जैसे जैसे ये डी एसोसिएशन हुआ यहाँ तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा, लेकिन वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था वो क्या चीज़ हो गया, डिक्रीज हो गया ना। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अब देखना है कि हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, व्हेन KCl इज डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन KCl हमारा क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है ना, K होता है हमारा पोटेशियम, Cl होता है क्लोराइड। व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कि जब हमने इसको डिजॉल्व किया वाटर में
तो हमारे पास क्या होगा, ये KCl हमारा क्या होगा, ब्रेक्स हो जाएगा ना, देन इट डीएसोसिएटेड इंटू K प्लस एंड Cl माइनस, K प्लस और Cl माइनस में हमारा ये क्या हो रहा है, ब्रेक्स हो जा रहा है ना, K प्लस में हो जा रहा है और Cl माइनस में हमारा, समझ में आई बात। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए, समझ में आई बात। हमारा देखिए यहाँ पे एक ही पार्टिकल था ना पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन हमने जब इसको डिसॉल्व कराया तो हमारा K प्लस और Cl माइनस में टूटा। तो एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज show abnormal molecular mass of particle, so abnormal molecular mass of, यहाँ पे हमने KCl लिया था ना, तो KCl becomes 74.5 अपॉन में 2। इसके देखिए 74.5 उसके abnormal molecular mass होते, लेकिन इसका क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है ना, इसलिए हमने 2 करा। whereas its normal molecular mass is 74.5। देखिए हमने क्या करा, जब हमने KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को जब हमने डिसॉल्व कराया वाटर में, तो ये क्या हुआ, K प्लस और Cl माइनस में डीएसोसिएट हुआ। डीएसोसिएट का मतलब हम आपको बताए थे कि जैसे हमारा KCl है ना, हमने इसको क्या करा, हमने इसको करा वाटर हमने इसमें डाल दिया, H2O डाल दिया, तो वाटर हमारा क्या होता है, H प्लस और OH माइनस हमारा होता है ना। तो ये देखिए हमारा K प्लस वाला है और Cl माइनस वाला, तो हमारा देखिए प्लस के साथ क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा ना, तो KOH और ये हमारा HCl यहाँ से निकल जाएगा, समझ में आई बात। तो ये हमारा डीएसोसिएट हुआ, टूट गया K प्लस और Cl माइनस में। तो इसके जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास थे वो कितने हो गए, 74.5 अपॉन में 2 हो गए, मतलब कि हाफ हो गए, जबकि इसका नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितने होते हैं, 74.5 होते हैं। अब यहाँ पे हमने जो केस देखा, यहाँ पे KCl पोटेशियम क्लोराइड वाले केसेस में हमारे क्या हो रहे थे, यहाँ पे डीएसोसिएशन हो रहे थे, मतलब कि टूट रहे थे। अब हम देखेंगे कि हमारा एसोसिएशन हो रहा है, मतलब कि जुट रहा है, समझ में आई बात। तो हम दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, व्हेन एसिटिक एसिड जो है हमारा इज डिजॉल्व इन बेंजीन, किसमें डिजॉल्व हो रहा है, बेंजीन में हो रहा है, समझ में आई बात। सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहे, देन एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड टेक्स प्लेस, देन एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड टेक्स प्लेस। हमारा क्या हो रहा है, देखिए जब हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डिजॉल्व करा तो हमारा क्या हुआ, एसोसिएशन हो रहा है किसके, एसिटिक एसिड के हो रहे। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइमर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। डाइमर का मतलब होता है डाई का मतलब होता है दो, डाइमेराइज हो जा रहा है, मतलब कि 2 बार ये हो जा रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, एसिटिक एसिड जो हमारा डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आएगा। डाइमर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, 10 एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो इज 120 है। वेयर एज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज 60। देखिए हमने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया कि एसिटिक एसिड को जब हमने डिजॉल्व करा बेंजीन सॉल्वेंट में तो इसके एसोसिएशन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एसोसिएशन मतलब जुटता है। तो क्या हो रहा है, एसोसिएशन टेक्स प्लेस हो रहा है, तो इसमें डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। डाइमर का मतलब होता है कि डबल हो जाना। तो डाइमर फॉर्मेशन जब टेक्स प्लेस हो रहा है तो उसके जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो रहे हैं वो एसिटिक एसिड के कितने हो जा रहे हैं, 120 हो जा रहे हैं, जबकि इसके नॉर्मल जो है वो कितने होते हैं, 60 होते हैं। जब ये डाइमेराइज तो 60 का डबल कितने, 120 हो गया। वही चीज़ हम बोले कि ये डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें जो देखना है ये हमारा वॉन्ट हॉफ फैक्टर है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, समझ में आएगा। तो अब ये वॉन्ट हॉफ फैक्टर क्या होता है वो हम देखते हैं।
ये हमारा होता है इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द मास ऑफ solute to the observed molecular mass of observed molecular mass of solute। मतलब कि ये जो हमारा होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि देखिए हमारा जो होता है वांट ऑफ फैक्टर ये होता है किस चीज़ के रेशियो होते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की किसके और किसके ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के होते हैं। तो हम इसको दैट इज करके लिख सकते हैं I इक्वल्स टू हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, किस चीज़ के, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, समझ में आई बात। और हम नीचे लिख सकते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर MOL का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, समझ में आई बात। ये किस चीज़ के रेशियो थे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की, ये हमारा रेशियो था। इन केस ऑफ डी एसोसिएशन, ये जो इन केस ऑफ डी एसोसिएशन होता है ये क्या होता है, इन केस ऑफ डी एसोसिएशन मतलब कि जब हमारा डी एसोसिएशन हो रहा होता है तो ये क्या होता है, ये जो हमारा आई के वैल्यू होते हैं ये हमारा होता है ग्रेटर देन 1। क्या होता है, इन केस ऑफ डी एसोसिएशन हमारे क्या होता है, इसके वैल्यू ग्रेटर देन 1 होते हैं। और इन केस ऑफ एसोसिएशन, हमारे जो एसोसिएशन के केस में होते हैं ये आई के वैल्यू क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। ये हमारा आई का जो वैल्यू होता है ये लेस देन 1 होता है, ये ग्रेटर देन 1 क्यों होता है और लेस देन क्यों होता है वो हम बता रहे हैं। इन केस ऑफ डी एसोसिएशन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो लेस देन होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसलिए आई का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। लेकिन एसोसिएशन में जो हमें ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होता है वो मोर देन होता है किससे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, इसलिए ये आई के वैल्यू लेस देन 1 होता है। इफ एसोसिएशन और डी एसोसिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस देन, यदि एसोसिएशन और डी एसोसिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस मतलब कि नहीं अगर होते हैं तो, डज नॉट टेक्स प्लेस देन वैल्यू ऑफ आई का मतलब वांट ऑफ फैक्टर के जो वैल्यू आएंगे वो इक्वल्स टू किसके आएंगे, 1 के आएंगे, समझ में आई बात। यहाँ पे हमने देखा डी एसोसिएशन के केस में हमारा जो आई के वैल्यू होते हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, एसोसिएशन के केस में हमारा लेस देन 1 होते हैं। और हमारा जब एसोसिएशन और डी एसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारा आई के वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल्स टू 1 के बराबर होते हैं, समझ में आई बात। या तो हम इसको कह सकते हैं इन अदर वर्ड वांट ऑफ फैक्टर डिफाइंड एज, इन अदर वर्ड want of factor is defined as the ratio of observed value of colligative property to the normal value of colligative property, to the normal value of colligative property। CP हमने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, मीन्स colligative property। इसको हम लिख सकते हैं अदर वर्ड में क्या, वांट ऑफ फैक्टर जो होता है ये हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ colligative property टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ colligative property। मतलब कि जो हमारा ये होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, 1 में MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के होते हैं, समझ में आई बात। या तो हम लिख सकते हैं इसको I इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP हमने लिखा, तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ में आई बात।
मतलब कि ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव डिवाइडेड अपन हम अगर करेंगे नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर के वैल्यू आते हैं। अब डी एसोसिएशन किस तरीके से होते हैं, एसोसिएशन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना है, वो सारी चीज़ अभी हम देखेंगे आगे। अब हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर। हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर को, ये हम अभी देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत सारे हेल्प होंगे, क्योंकि अगर आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर नहीं दे रखा होगा न्यूमेरिकल में, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू, एंड देन वी यूज दिस वैल्यू इन न्यूमेरिकल। समझ में आई बात? तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। इफ सॉल्यूट इज डी एसोसिएटेड और एसोसिएटेड कंप्लीटली, पहला जो हमारा केस है, इफ सॉल्यूट is deassociated or associated completely, मतलब कि जब हमारा सॉल्यूट जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, डी एसोसिएट हो जा रहा है या तो एसोसिएट हो रहा है, तो हमारा क्या बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई है वो हम देखते हैं। तब हमारा जो आई के वैल्यू होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन आफ्टर डी एसोसिएशन और या तो एसोसिएशन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आयन जो हमारा आएगा डी एसोसिएशन के बाद या तो एसोसिएशन के बाद, वो हमें ऊपर लिखना है। और इनिशियल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनिशियल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जो हमारा पहले इलेक्ट्रोलाइट जो दे रखा था वो हमें डिवाइड करना उससे, किसको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन जो आफ्टर डी एसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद आ रहे हैं, उसके हमें इनिशियल से डिवाइड करने। समझ में आई बात? जैसे हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास NaCl है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड क्या हमारा सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड। जब हमने इसको डिजॉल्व कराया तो ये हमारा क्या होगा, डी एसोसिएट होता है ना। डी एसोसिएट जब होगा तो हमारा ये किस चीज़ में टूटेगा, Na+Cl- में, है ना। तो हमारा देखिए एक ये टूटा और ये हमारा बाई प्रोडक्ट आया ना, Na+ और Cl-। तो हमारा जो आई की वैल्यू आई है, देखिए हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन आफ्टर डी एसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हमारा डी एसोसिएट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स आयन आ रहे हैं, देखिए 1 और 1 2, तो हमारा कितने 1 + 1। और नीचे में देखिए हमारा इनिशियल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनिशियल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारा कितना था, 1 था ना। तो हमने यहाँ क्या करना है, 1 + 1 2 हमारा हुआ, 2/1, मतलब कि ये हमारा आई की जो वैल्यू आए बॉन्ड ऑफ फैक्टर की, ये कितने आए, 2 आए। समझ में आई बात? उसी तरीके से हम ले रहे हैं AlCl3, क्या ले रहे हैं, AlCl3 हमने लिया, AlCl3। तो हमारा जब ये डी एसोसिएट होगा तो हमारा Al3+ में टूटेगा और हमारा किस में टूटेगा, 3Cl- में टूटेगा। समझ में आई बात? तो ये देखिए हमारा एक यहाँ पे है और ये 3 यहाँ है Cl ना, 1 + 3 ऊपर लिखेंगे हम, 1 + 3 और हमारा 1 ये था ना, तो ये हमने 1 यहाँ पे लिखा, तो हमारे कितने हुए, 4/1 हुए ना, 4/1। तो हमारे जो आई के वैल्यू आए वो कितने आए, 4 आए। समझ में आई बात? तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे डी एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, और इस तरीके से हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है क्या चीज़, वो देखते हैं। फॉर कंप्लीट डी एसोसिएशन जो होता है, फॉर कंप्लीट डी एसोसिएशन, जब हमारा कंप्लीट डी एसोसिएशन हो रहा होता है तो हमारा जो अल्फ़ा के वैल्यू होते हैं वो हमारा अल्फ़ा के वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं, है ना। तो हमारा जब अल्फ़ा के वैल्यू 1 होते हैं तो इसका फार्मूला होता है I - 1 डिवाइडेड अपॉन n-1, है ना। तो हमारा अल्फ़ा के वैल्यू कितने थे, 1 थे। तो हमने NaCl को लिया, तो हमारा NaCl जो होता है वो जब डी एसोसिएट होता है तो हमारा किस चीज़ में होता है, Na+ और Cl- में होता है ना, Na+ और Cl- में होते हैं। तो हमारा n यहाँ पे कितना है, n कितने पार्ट्स में टूट रहा है, 2 पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा अल्फ़ा कंप्लीट डी एसोसिएशन के लिए 1 होता है, हमने अल्फ़ा के जगह पे 1 लिखा। हमारा I - 1 है ना, I - 1 हमने लिखा। n के जगह पे हमारा क्या 2 है, 2 हमने लिखा, -1। अब देखिए 1 = I - 1 हमने लिखा, और नीचे 2 - 1 जब हमने करा तो 1 आया। अब देखिए 1 × 1 1 हमारा आया, I - 1 ये हमने करा,
उसके यहाँ पे हमारा जो आई का वैल्यू आएगा तो 1, और ये माइनस था, हम इधर जब ले गए तो आई का वैल्यू हमारा क्या आया, 2 आया। जब हम इस तरीके से निकाले तो तब भी हमारा आई का वैल्यू 2 ही आ रहा है, और जब हमने इस फार्मूले से निकाला था यहाँ पे NaCl का, तब भी हमारा आई का वैल्यू 2 ही आ रहा था। तो हमने ये फार्मूला से यूज करके ये निकाला आई का वैल्यू, और वो हम वहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दिए थे किस तरीके से करना है। इसी तरीके से फॉर एसोसिएशन, ये हमने डी एसोसिएशन के लिए बताया। फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए क्या होता है, फॉर एसोसिएशन के लिए हमारा जो अल्फा के होते फार्मूला, ये होते 1 माइनस आई डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। ये हमारा होता है अल्फा के फार्मूला, किस चीज़ के लिए, एसोसिएशन के लिए। इससे पहले जो हमने पढ़ा ऊपर में, इसके ऊपर, वो किस चीज़ के लिए था, डी एसोसिएशन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम वन टॉप फैक्टर के वैल्यू निकालते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें, ये क्या चीज़, मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल इन एसोसिएशन और डी एसोसिएशन। मतलब कि जो इसका मॉडिफाइड एक्सप्रेशन जो आया हमारा किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जब हमने ये वन टॉप फैक्टर को पढ़ा, उसके बाद जो इससे फार्मूला आएगा हमारा, पहला फार्मूला पाई, ये किस चीज़ का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो हमारा CRT होता है ना, तो इसके साथ I मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये हो जाता है ICRT। समझ में आई बात। I हमारा किस चीज़ का वैल्यू, वन टॉप फैक्टर के, C हमारा हमने पढ़ा था, R पढ़ा था, T पढ़ा था, वो हमने पढ़ लिया था किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर में। दूसरा जो हमारा फार्मूला आएगा वो हमारा P0 माइनस पी एस अपॉन में P0। ये हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला पढ़ रहा है। आई से यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, और ये I इंटू एक्स भी हमने करना है। समझ में आई बात। थर्ड जो हमारा है वो आएगा डेल्टा TB, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा I इंटू KB इंटू में मोलालिटी। फोर्थ हमारा जो फार्मूला आएगा वो हमारा आएगा डेल्टा TF, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट का। ये हमारा हो जाएगा I इंटू KF इंटू M। KF हमारा क्या था, ये हमारा था डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट के मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, वो जो हमारा था वो, और ये हमारा M क्या, मोलालिटी। तो ये फार्मूला को यूज़ करते हुए हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 300 Kelvin। इट इज एज्यूम दैट सॉल्यूट डीएसोसिएट कम्प्लीटली। मतलब कि हमारा जो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, और इसमें हमारा जो सॉल्यूट दिए हुए वो W भी कितने 40 ग्राम है, वो NaCl है हमारा। WA जो हमारा दे रखा है वो 200 ग्राम है। टेम्परेचर हमारा दे रखा है। ये सारी चीज़ जो हमारे पास गिवन दे रखे वो हम करना है, और हमें बोल दिया गया क्या चीज़, कि ये हमें एज्यूम करना है कि सॉल्यूट जो है वो डी एसोसिएट हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हमने डी एसोसिएशन और एसोसिएशन वाले केस किस में पढ़े थे, वन टॉप फैक्टर में ना। तो अब हम उसको यूज करते जो आई हमने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ, वी हैव टू फाइंड गिवन जो हमारा दे रखा है वो हम फाइंड कर देते, तो हमारा न्यूमेरिकल आधा आसान हो जाता है। तो हमारे पास WB 40 ग्राम है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। WA हमारा कितना है 200 ग्राम, 40 ग्राम WB 200 ग्राम WA। और हमारे पास क्या है डेल्टा TB का हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TB मतलब कि हमें क्या चीज़ यहाँ दे रखा है, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB का हमारा फार्मूला होता है I, हमने वन टॉप फैक्टर अभी पढ़ा ना, I KB इंटू M। ये चीज़ हमने अभी पढ़ा। अब देखिए I हमारा यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया हमने, KB का हमारा वैल्यू तो दे रखा है ऑलरेडी, M के जगह पे हमारा आता है WB बटा MB इंटू WA। जब हमारा ये ग्राम में होता है तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना। तो ये सारे चीज़ के हमारे पास वैल्यू दे रखे, क्या क्या चीज़ है हमें बोल दिया गया कि ये डी एसोसिएट हो रहा है कम्प्लीटली। तो हमें डी एसोसिएट जब कम्प्लीटली हो रहा है तो उसके वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास NaCl दे रखा था ना, तो NaCl का हमारा क्या होता है, I का जो वैल्यू आता है वो 2 होता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है तो ये 2 होता है। Kb का वैल्यू हमारा 1.86, WB का हमारा वैल्यू 40,000 से हमने मल्टीप्लाई करा ऊपर, नीचे हमें मल्टीप्लाई किससे करना है MB हमें, जैसे हमें MB किस चीज़ के निकालने पड़ेंगे NaCl के ना।
तो ये जब हमने निकाला तो ये आया 58.5 और ये हमारा WA जो है ये हमारा दे रखा है कितना 200 ग्राम। ये जब हमने इंटू यहाँ हमारा ये जब हमने पॉइंट को हटाया तो 1 के बाद कितने पॉइंट के बाद डिजिट है 2 है ना, तो 1 पे 2 0 नीचे आ, यहाँ से जब हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ ऊपर आएगा 1 पे 1 0। अब हम कैंसिल करते 0 जो हमारा यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब हमारा जो बचा उसे हमें सॉल्व करना है। ये देखिए 2 से 20 टाइम्स में 22 से 40, समझ में आई बात। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे हम 5 से इसको काटेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो हमारा ऊपर क्या बचा देखिए 2 इंटू 186 इंटू 4 और हमारा नीचे क्या बचा 117। तो जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 12.71। क्या आएगा 12.71। और हमने ये क्या निकाला टेम्परेचर निकाला ना, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन होता है ना, समझ में आई बात। तो ये हमारा आंसर आया, फाइनल आंसर हमारा ये आया। तो किस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ करा ये आपको आई होप समझ में आया होगा। और जहाँ पे आपको दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आए।